हेलो दोस्तों, मैं शशांक। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर पे। तो आज हम कुछ एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्लास 10 का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। हम तैयारी करेंगे, सीखेंगे और हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जानेंगे, ताकि अगर आपको ऐसी चीज़ें कहीं बोर्ड में या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिले तो आप आसानी से इन समस्याओं को सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसका स्टार्टिंग हुआ था कहाँ से? फ्रांस से। यानी इसका कनेक्शन कहीं न कहीं से फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रांस के रिवॉल्यूशन से। तो आई होप कि आपने फ्रांस की पूरी रिवॉल्यूशन कैसे हुई थी सारी चीज़ें क्लास 9th में पढ़े होंगे। बट अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसके जो भी मेन टॉपिक्स हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद शुरू हुआ था नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप का बहुत प्रोमिनेंट प्लेस था। अभी शुरुआत कैसे हुई थी? ये शुरुआत हुई थी सोशल और पॉलिटिकल अपहील जो यहाँ पे चल रहा था फ्रांस में, उसके बाद से। और इस चैप्टर में हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, कहाँ से? 1789 से 1905 तक की पूरी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। और इसमें क्या हुआ था, लोग क्या सोचते थे? सुनिए, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से हम सीखेंगे, इसमें लोग क्या सीखे थे? लोग एक नेशन स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे। कैसे? नेशनलिज्म के हेल्प के द्वारा वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। अब ये नेशन स्टेट क्या होता है? देखिए, नेशन स्टेट ऐसा प्लेस होता है जब आपको कोई भी चीज़ें, चाहे आपको कोई वर्क करना हो या कोई भी उसके नियम कानून हो, किसी भी प्रकार से कौन सी भाषा बोलनी है, किसको मानना है, कोई भी चीज़ें आपको ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती, वो आपको थोपा नहीं जाता। उसको आप फ्रीली कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भारत देश का। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपा जाएगा, आप हर चीज़ के लिए फ्री हैं। तो एक तरह से एक नेशनलिज्म इसलिए वहाँ पे इमर्ज हुआ कि एक नेशन स्टेट हम फॉर्म कर सकें। ओके, तो जल्दी से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। Emergence of the concept of the nation state. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about massive changes in the political and mental world of Europe. तो कहीं ना कहीं तरीके से पॉलिटिकल और मेंटल दोनों चेंजेस हुए थे। कहाँ पे हुए थे? 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये। और ये स्टार्टअप कहाँ से हुआ था? यूरोप में हुआ था। ठीक है। इट led the emergence of nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. अब बहुत पहले क्या होता था कि बहुत सारी डायनेस्टीज थी, डिक्टेटरशिप चलता था, ऑटोक्रेसी थी, बहुत दिक्कत थी, एक राजा अपना मनमानी ही करता था, तो लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को संगठित किया और कहीं ना कहीं वो ये सोचे कि एक ही हमारा नेशन स्टेट होगा, एक राष्ट्र होगा जहाँ पर सब कुछ सही तरीके से चलेगा, कोई भी चीज़ें हमें थोपी नहीं जाएंगी। अ नेशन स्टेट वाज वन, नेशन स्टेट एक था, इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन इंक्लूडिंग इट्स रूलर्स कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। देखिए, वहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है कॉमन आइडेंटिटी। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई राजा अगर मान लीजिए दूसरा धर्म फॉलो कर रहा है तो आपसे कुछ और करवाए या आपसे वही काम करवाए, नहीं, एक ही चीज़ है। मैं इनका एग्जाम्पल लूँ तो जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो अगर क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं तो सबको बताते हैं कि हमें क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है, तो उनकी कॉमन आइडेंटिटी होगी। कोई भी चीज़ों को लेकर वो एक सिंपल सा रूल बनाएंगे और उसी पे सारा जो है देश उसी पर चलेगा। Came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness was achieved through struggles through the actions of leaders and common people. तो इतना आसान तो था नहीं, तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया गया, कॉमन लोग भी उसमें सम्मिलित थे और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, तब जाके ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था इमर्ज हुआ। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और आइडिया ऑफ द नेशन का। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ कैसे ही नेशन स्टेट बनाने का या फिर आइडिया ऑफ नेशन कैसे स्टार्ट हुआ। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये कब हुआ था? 1789 में। paved the way for the modern nation state and also had a big part in the birth of nationalism.
तो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए सबसे पहला कदम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही उठाया था, मतलब इस घटना की वजह से ही हुआ था। उसके बाद एक नेशनलिज्म का बर्थ भी इसी घटना के बाद हुआ था। अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप की बात करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्कियल ऑर्डर एंड encouraged the development of a popular nationalism which was committed to redrawing the political map of the continent। तो उस कॉन्टिनेंट पे कहीं ना कहीं पूरा प्रयास किया गया था कि वो कुछ चीज़ें चेंजेस करते और एक तरह से नया पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करते पूरे कॉन्टिनेंट पे, ताकि वो एक नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट कर सकें। ठीक है, और ये पूरा हुआ था वहाँ के रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, जिन्होंने मोनार्कियल ऑर्डर को हटा के खत्म करके इनकरेज किया था खुद के अपने नेशन स्टेट के डेवलपमेंट का। ठीक है, द आइडिया ऑफ ला पैरिटे एंड ले सिटोयन। अब ये कौन सा आइडिया है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अभी जो ला पैट्रे है, ओरिजिनली इसका मीनिंग क्या था कि उस मतलब ओरिजिनली जो मीनिंग है इसका, तो वो है लैंड ऑफ फादर्स। बट इन प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस में उस टाइम इसका मीनिंग ऐसा कुछ था कि समथिंग कुछ क्लोजर हो किससे, बर्थ प्लेस देन द फादरलैंड। फादरलैंड नहीं, मतलब जहां से हमारा बर्थ प्लेस हो उससे रिलेटेड था। उसके बाद दूसरा क्या है टॉपिक है, सिटोयन। अब ये क्या था, बिफोर रिवोल्यूशन इसका मतलब था कि समवन हु लिव्स ऑन इनसाइड द सिटी वॉल्स, कोई जो सिटी वॉल्स के मतलब किसी सिटी में अंदर रहता हो, इसका मतलब था। बट जो ये रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में, इट इज चूजन एज अ सब्स्टिट्यूट टू सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं इसको यूज किया गया, सब्स्टिट्यूशन किसका, सब्जेक्ट का, मतलब हर कोई सिटीजन बन जाएगा उस कंट्री का और वो पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना हाथ आजमा सकेगा। मतलब वो कोई भी काम हो वहां पे सबको, सिटीजन का मतलब क्या हुआ कि सबको इक्वल राइट्स मिलेगी। पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले मोनार्कियल सिस्टम था, तो सिर्फ जो राजसी लोग थे, बड़े लोग थे, सिर्फ वही बड़ी चीजें पा सकते थे। बट सिटीजन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सबको कॉमन सिटीजन माना जाने लगा और हर कोई कुछ भी बन सकता था, कहीं भी जा सकता था, पूरी फ्रीडम आ गई। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत में, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए थे, दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लाइक द आइडिया ऑफ ला पैट्रे मीन्स द फादरलैंड एंड द ले सिटोयन द सिटीजन अमंग द फ्रेंच पीपल। मतलब पूरे फ्रांस के लोग एक ही जगह के हों, एक ही उनका बर्थ प्लेस हो, एक ही उनको राइट्स मिले। तो ये दोनों नए आइडियाज उस टाइम जन्म लिया था। दीज आइडियाज एम्फेसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब एक ऐसा नेशन जिसके पास यूनाइटेड कम्युनिटी है, एंजॉइंग इक्वल राइट्स, चूंकि सिटीजन्स हैं उनको पूरा सुविधा मिलेगा, तो इक्वल राइट्स हर किसी को मिलेगी। किसके में, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंड। तो पहले राजाओं का अपना फ्लैग था, बट इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग अपना खुद का एक ट्राई कलर तिरंगा 3 रंग का फ्रेंच अपना फ्लैग स्टार्ट कर दिए, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले छोटे से टॉपिक में, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थे, अब इसमें सर्विसेज थे, ये कैसे एस्टेब्लिश हुए थे और इसका क्या मतलब था और इसकी क्या वैल्यू थी, वो भी हम सीखेंगे। A centralized administrative system was put in place and is formulated uniform laws for all citizens within its territory। तो अपने ही टेरिटरी में इसको इसलिए बनाया गया था कि एक यूनिफॉर्म लॉ हो जिसको सभी लोग फॉलो करें। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स were discouraged and French became the common language of the nation and as it was spoken and written in Paris। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी, उस टाइम जो लोग रहते थे, कोई और भाषा, कोई इटालियन बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था, कोई इंग्लिश बोलता था, कोई कुछ और बोलता था, कुछ की और अपनी लैंग्वेज थी। तो इस तरह से वो यूनिफॉर्मिसिटी नहीं कर पा रहे थे अपनी कंट्री में। तो उन्होंने क्या किया, जो रीजनल बोली थी, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, उपभाषाएं थी, उनको उन्होंने सबसे पहले खत्म किया। उसके बाद क्या किया कि फ्रेंच को ही इस्तेमाल करने लगे लिखने, पढ़ने और बोलने में। ठीक है, when the news of the events in France reached the different cities of Europe,
students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. With the outbreak of the revolutionary wars, French armies spread the idea of nationalism. तो जब ये सब बातें, ये सब चीज़ें अलग अलग सिटीज़ में यूरोप के पहुंचने लगी, तो लोग ठीक ऐसे ही एक जैकोबिन क्लब जो है बनाने लगे। अब जैकोबिन क्लब क्या था? ये एक डेमोक्रेटिक क्लब था, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन 1789 में हुई थी। ये जैसे वो लोग थे, रेडिकल लोग थे, जो कि पॉलिटिकली अपने आप को अलग मानते थे, जो रूठने लगे थे, वो आकर एक फ्रेंच रेगुलेशन स्टार्ट किए थे, जिसे लोग जैकोबिन ग्रुप भी कहते थे, ठीक है। तो उनका अपना एक अलग ग्रुप था जो कि रिवॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ना था, जिनकी सोच ही पूरी अलग थी। अब आगे जानना चाहते हैं, जानना सीखते हैं, क्या सीखते हैं? नेपोलियनिक कोड। जो नेपोलियनिक कोड था वो क्या था? इवन तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस की डेमोक्रेसी को भले ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट ही इनकॉर्पोरेट रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिविल कोड ऑफ 1804। तो 1804 का उसने एक सिविल कोड लाया था जो कि बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए। एक तरह से आप समझने के लिए समझ लीजिए कि उसने एक अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, विच केम टू बी नो द नेपोलियनिक कोड, जिसे नेपोलियनिक कोड समझना शुरू कर दिया गया था। द कोड रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, स्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे उसने क्या, जो पहले किसी का रूल चल रहा था, नियम चल रहा था, सब उसने ख़त्म कर दिया था। आप राजा महाराजा हैं या फिर कोई नोबल हैं, कुछ भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं था। उस टाइम सबको एक इक्वल राइट्स थी, आपको प्रॉपर्टी रखने का राइट्स मिला था आपके पास, तो आप कानून के सामने, नियम के सामने सेम थे, बराबर थे। द फ्यूडल सिस्टम was abolished in the countries like Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. Peasants were free from serfdom and manorial dues. Guild system was removed and transport and communication system was improved. अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आई हैं, उसको भी मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब इसमें कह रहा है कि जो फ्यूडल सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया था। अब ये फ्यूडलिज्म क्या है, या फ्यूडल सिस्टम क्या था? एक पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें कि जो बेस्ड था किस लिए? होल्डिंग ऑफ द लैंड। मतलब कि आपके पास बहुत सारा ज़मीन है, आपको पता है उस टाइम ज़मींदार होते थे, क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर्टी के नाम पे बड़ी चीज़ें सिर्फ यही थी उस टाइम। ऐसा तो नहीं था आज की तरह शेयर या बॉन्ड्स थे। तो उस टाइम आपको क्या चीज़ था? एक सिस्टम था जिसमें कि आपको होल्डिंग थी किसकी? लैंड की, बहुत ज़्यादा आपके पास ज़मीन थी। अब इसका एक हायरार्की बना हुआ था। सबसे ज़्यादा किसके पास होती थी? किंग के पास या क्वीन के पास। उसके बाद नोबल्स होते थे जिसमें लॉर्ड्स और लेडीज़ आते थे। उसके बाद नाइट्स होते थे, जो नाइट्स में जो घुड़सवार थे, जो सैनिक थे, वो लोग थे। उसके बाद सबसे नीचे जो स्तर आता था वो था पीजेंट्स का, फार्मर थे। उसके बाद मेहनत करने वाले छोटे छोटे लोग थे। तो ये एक तरह से हायरार्की था फ्यूडल सिस्टम का। ये सब बहुत सारी कंट्रीज़ में ख़त्म हुआ। फिर आगे हुआ पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम सर्फडोम एंड मोनोरियल ड्यूज। अभी सर्फडोम क्या है? जिसमें क्या लोग करते थे, पीजेंट्स, ये जो सबसे छोटे लोग थे जो मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें लोग पीजेंट्स को मजबूर करते थे सर्फडोम में, कि वो लोग जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो अभी ऊपर मैंने बात की, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, बड़े आदमी थे, उनके अंदर ज़बरदस्ती काम करें। तो आप खुद भी सोचिए, कोई कंट्री नेशनलिज्म प्रोवाइड कर रही है, प्रमोट कर रही है, उसके बाद एक सिविल कोड लाया जा रहा है, उसके बाद ये सब चीज़ें क्या पॉसिबल हैं? गलत हैं, तो इसलिए हटाया गया। उसके बाद उसमें गिल्ड सिस्टम था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अभी गिल्ड सिस्टम क्या था? ये एक एसोसिएशन था। किसका एसोसिएशन था? मर्चेंट्स और क्राफ्टमैन। जो क्राफ्टमैन थे और मर्चेंट्स थे, उनका एक एसोसिएशन था। ये क्या करते थे? जो लोग इनको फॉलो करते थे, जो इनके अंदर में रहते थे, जिन्होंने इसके मेंबर थे, जो सेम प्रोफेशन फॉलो करते थे, वही इसके मेंबर हो सकते थे। और इसको फॉर्म करने का मेन कारण ये था कि प्रोटेक्शन करना किसका? जो इसके एसोसिएट मेंबर हैं उनका, ठीक है। तो इस तरह से इन सब सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। जैसा कि आप फोटो में देखते हैं, ठीक ऐसा एक तरह से सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में उन्होंने इमर्ज किया था, उन्होंने लाया था। कहाँ पे? नेपोलियन जी ने। कहाँ पे? फ्रांस में। अपना उनका खुद का एक कोड था। देयर वर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉज। वहाँ पे एक यूनिवर्सल लॉज एस्टेब्लिशमेंट कर दिया कि मतलब एक ही कानून एस्टेब्लिश होगा। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मीजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी विच बेनिफिटेड ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
तो ऐसा नहीं था कि हर जगह अलग अलग करेंसीज देनी पड़े, अलग सिस्टम हो ना। एक नेशनलिज्म बनाना है, एक सेल्फ कंट्री बनानी है, एक वन कंट्री बनानी है, तो उन्होंने कॉमन सिक्के इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, कॉमन करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ था जिसमें सभी को फॉलो करने थे। वेट्स और मीजर्स भी आपको स्टैंडर्डाइज रखने थे। ऐसा नहीं कि कोई और कुछ और कर रहा है तो कोई और कुछ, मतलब पूरी तरह से एक चीज़ जो है फॉलो करना था पूरे फ्रेंच के लोगों को। बट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट एश्योर पॉलिटिकल फ्रीडम एज देयर वाज इंक्रीज टैक्सेस, सेंसरशिप जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं बहुत अधिक देर तक रह पाया। और वहाँ पे क्या हुआ, सेंसरशिप मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं थोड़ा सा सेंसरशिप के बारे में बता दूं। अब इसमें क्या होता था कि उस टाइम लोग दबा देते थे किस चीज़ को, अगर आप कुछ भी पब्लिकली बोलना चाहते हो, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन ये कहते थे कि ये सेंसिटिव है या पब्लिक के लिए हार्मफुल है, ऐसा कह के वो आपकी बातों को, चीज़ों को दबा देते थे। तो ये चीज़ें कहीं गलत था। बट अभी तो ऐसा नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके ही पास है और फ्रेंच में भी है, हर जगह है। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा था और उन्होंने इंक्रीज कर दिया था टैक्स सिस्टम को। फ्रेंच आर्मीज वर रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। और उन फ्रेंच आर्मीज को क्या कहता था कि आप बस अब अपने विस्तारवादी जो नीति है उसको आप आगे बढ़ाइए, दूसरे जो यूरोप प्लेसेस हैं आप उन पर कॉन्कर के लिए जीतिए और उनको अपने में मिलाइए, फ्रेंच को, फ्रांस को, पूरा देश तक, पूरे कॉन्टिनेंट तक बढ़ाइए। ठीक है, तो इतना सब कुछ था, ये स्टार्टिंग था, ये बेसिक था। मैंने कोशिश की है आपको सब कुछ समझाने की। अपने अगले क्लास में इसके साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चीज़ों के साथ हमारी मुलाकात फिर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।